साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित। विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ओएफबी बोर्ड के अंतर्गत आयोजित होने वाली परीक्षा चार्जमैन की एलडीसी के थ्रू जो चार्जमैन की परीक्षा होती है, या यूपी पीईटी या यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी के अंतर्गत या किसी भी पीएससी के अंतर्गत आयोजित होने वाली कोई भी राज्य स्तरीय परीक्षा जो कि वनडे एग्जाम के अंतर्गत आयोजित होती है, यदि उसमें भारतीय संविधान पूछा जाता है तो मित्रों ये सीरीज आपके लिए है। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूं 100 चुनिंदा सवाल, 100 चुनिंदा ऐसे एमसीक्यू जो कि संविधान से, हम इंडियन पॉलिटी से चुन के निकाले गए हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये 100 सवाल आप तक 10 एपिसोड के माध्यम से पहुंचेंगे। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं इस 100 सवालों की श्रृंखला का पहला एपिसोड। हाँ तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। हमारा 100 एमसीक्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 के अंतर्गत हमारा पहला सवाल है। देखिए, ये इंग्लिश में है, यानी लिखे सवाल इंग्लिश में होंगे और हम उसको हिंदी में समझाएंगे। तो द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है वो इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, लेकिन वो किसकी सलाह पर प्रेसिडेंट किसी भी राज्य का गवर्नर नियुक्त करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने खुद इस सवाल को कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं में फेस किया है। क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस, हमारा उसका प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनमें से 4 ऑप्शंस में से सही जवाब क्या होगा? आपके पास कुछ सेकंड्स थे। जी हाँ, देखिए लो बैटरी का सिग्नल आ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, भारत का जो किसी भी राज्य का गवर्नर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा करता है। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ, राज्यपाल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, वरना अगले एपिसोड में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अगला सवाल है, द प्रेसिडेंट गिव्स द रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस। अब देखिए, जो ये हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, अगर उसको अपना इस्तीफा देना पड़े तो वो अपना इस्तीफा किसको देता है? पार्लियामेंट में देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा या प्राइम मिनिस्टर को देगा? देखिए इसमें, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। ये ए ऑप्शन इसके क्वेश्चन के आगे है। बता सकते हैं आप? सही उत्तर है जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट यदि अपना इस्तीफा देता है तो प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति रहते हुए अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन अगर उस समय भारत का उपराष्ट्रपति उस समय अपने पद पर ना हो, तब वह अपना इस्तीफा किसको देगा? क्या आप इसका सही जवाब जानते हैं? मैं समय इसलिए ले रहा हूं ताकि आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का जवाब भी हम लोग अगली जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न के लिए इतना है कि जो प्रेसिडेंट है भारत का, वो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। सवाल नंबर 3 है, जल्दी जल्दी लेते हैं। लक्ष्य है 10 मिनट में 10 सवाल कवर करने का। फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? क्या आप बता सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 साल का। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल, देखिए कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपर हाउस का हेड होता है। अपर हाउस मतलब राज्यसभा का हेड होता है। क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसीलिए प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल कितना होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, वो 6 वर्ष नहीं होता है। कंफ्यूजन
नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा चौथा सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनमें से कौन राष्ट्रपति की दया दृष्टि पर अपने ऑफिस में बना रह सकता है। हिंदी में इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि इनमें से गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर, इनमें चारों में से कौन है जो प्रेसिडेंट की इच्छा के द्वारा या प्रेसिडेंट की दया के द्वारा अपने सीट पर बना रह सकता है, अथवा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे इनको अपने पद से पदान्वत कर सकता है। सही जवाब है इसका गवर्नर। जी हाँ, गवर्नर की नियुक्ति अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ऐसा करता है। और कोई भी गवर्नर यानी भारत के किसी भी यूनियन टेरिटरी को छोड़कर, देखिए यूनियन टेरिटरी में एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेकिन बाकी सभी राज्यों में गवर्नर होते हैं। हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हालांकि 2 ऐसे राज्य भी हैं भारत में जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर हैं। ये भी एक सवाल निकल के आया है। क्या आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, अथवा अगर आप नहीं देते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि भारत के ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पर ऐसे कौन से यूटी हैं यानी यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, वहां पर गवर्नर ही होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है 5वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या आप बता सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहां से आता है, किस फंड से आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन मैं क्रम से पढ़ता हूं। दे कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो पैसा होता है उससे रिड्यूस किया जाता है। दे आर सोन सेपरेटली इन द बजट। क्या बजट में इसका अलग से प्रावधान होता है? अथवा दे आर चार्ज्ड ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या भारत की जो संचित निधि है क्या ये पैसा वहां से लिया जाता है? दे डोंट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन। या भारत के राष्ट्रपति को पेमेंट देने के लिए किसी भी पार्लियामेंट्री सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कहीं से भी पैसा दे देता है। नहीं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है उसके लिए फंड की व्यवस्था होती है। और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भारत की एक संचित निधि है, भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। क्या आप कमेंट बॉक्स में, अगला सवाल, क्या आप कमेंट बॉक्स में भारत के राष्ट्रपति का वेतन इस समय 2022 में वेतन कितना है क्या आप बता सकते हैं? अगला सवाल, सवाल नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज। आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलाकर भारत का राष्ट्रपति कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकता है। सही जवाब 1 सेकंड के लिए था, जी हाँ, 14 ऐसे लोग हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलाकर राष्ट्रपति कुल 14 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, जिसमें मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दूं, 12 मेंबर होंगे राज्यसभा के लिए जो कि भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। वे 12 लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों से होंगे, जैसे कला, साहित्य, फिल्म जगत या देश में किसी भी क्षेत्र में उन्होंने देश की सेवा करने के लिए अग्रणी योगदान दिया होगा। ऐसे कुल 12 सदस्य होंगे और 2 सदस्य लोकसभा के लिए भारत का राष्ट्रपति नामित कर सकता है, जिनको किसी भी इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको सीधे तौर पर नॉमिनेशन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। हमारा 7वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्शन कॉलेज फॉर इलेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलीग फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से अब देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या डी ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा ऐसा है फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है इलेक्टोरल कॉलीग फॉर द इलेक्टिंग
फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन ऐसा है जो भारत के राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करता है? देखिए, नहीं शब्द को बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलीग फॉर द इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या लोकसभा का सदस्य? जी हाँ, लोकसभा का सदस्य। देखिए, ऑड वन आउट कर सकते हैं आप इसे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, जी हाँ करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच स्टेट, जी हाँ करते हैं। तीसरा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। सही उत्तर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कुछ राज्यों में जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, जहां पर एमएलसी का चुनाव होता है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 8वां सवाल है आज का। देखिए, हमारा लक्ष्य 10 मिनट का था, 10 मिनट होने को है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ द गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ। अब कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं इन द पार्लियामेंट में, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट। वो कब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं? किसका सपोर्ट रहता है? क्या है? माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के अपर हाउस में माइनॉरिटी हो जाए, अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा में। या मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट के अपर हाउस में मेजॉरिटी है तब बने रह सकते हैं। माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, लोअर हाउस में अगर अल्पमत में सरकार आ जाए तब। या मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हो। देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है ये। प्रश्न फिर से पढ़ता हूं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करी गई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं? देखिए, एक स्वतंत्र प्रभार, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे बोलते हैं। ये सब तीनों मिलाकर के काउंसिल ऑफ स्टेट्स मिनिस्टर्स कहलाते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट, जो कि संसद में बैठते हैं। टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि सरकार का एक प्रकार है। कैन रिमेन इन ऑफिस, अपने ऑफिस में, यानी सरकार सत्ता में रह सकती है। टिल इट एंजॉय द सपोर्ट, ये ऐसा कब तक होगा? इसका सही जवाब है द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस इन पार्लियामेंट। जब तक, लोअर हाउस मतलब जब तक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जब तक लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा अपर हाउस है, लोअर हाउस में जब तक उनका बहुमत रहता है तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन इन पावर। 9वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनमें से कौन सा अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता? मैंने कहा ना, नहीं को ध्यान से पढ़ना है। चीफ ऑफ द आर्मी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर फोर्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। जी हाँ, सही जवाब है स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या आप बता सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा को शपथ कौन दिलाता है? बड़ा ही फेमस सवाल है। चलिए इस सवाल को मैं बता देता हूं। स्पीकर ऑफ लोकसभा एक ऐसा सदस्य होता है जो कि लोकसभा में जो चुन के मेंबर्स आते हैं उनमें जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है उसका सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है। और चूंकि वो एक सेलेक्टेड मेंबर होता है इसीलिए उसको कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन के लिए सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा का जो सभापति होता है उसको शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो लोकसभा के सभापति को कोई भी शपथ ग्रहण नहीं कराता है। एक इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, लोकसभा या प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, जब सिटीजन ऑफ इंडिया ऑप्शन में आता है तो अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि वास्तव में सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के नागरिक भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहे हैं, या भारत का राष्ट्रपति कर रहा है, या पार्लियामेंट कर रहा है, या लोकसभा कर रहा है। सही जवाब है भारत का जो प्रेसिडेंट है ये नियुक्ति करता है भारत के प्रधानमंत्री की। संविधान का अनुच्छेद 75 पढ़िएगा, इसमें इसका डिटेल जवाब मिलेगा। उसमें
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री को बताया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।